हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एंसेंट हिस्ट्री का मैं आपको 250 ऐसे प्रश्न देने वाला हूँ जो कि आप शायद ही कभी कहीं देखते हैं। अगर आप इस 250 क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, एंसेंट हिस्ट्री के ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज़ को देख लीजिए, यानी एंसेंट हिस्ट्री का मैं करीब टोटल 5 पार्ट लाऊंगा जिसमें आपको 250 क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था। और उसी तरह से आज सेकेंड पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो को कवर करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ बताना चाहता हूँ। एप्लीकेशन पे जो हमारा 17th बीपीएससी का जो बैच है उस पर अभी फ़िलहाल ऑफर चल रहा है। इस कोर्स की प्राइस 249 था, लेकिन जस्ट आपको 199 के साथ दिया जा रहा है। और इसमें ख़ास बात ये है कि ये 1 ईयर की जो वैलिडिटी थी इसको हमने हटा करके लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दिया है। अगर आज आप जुड़ते हैं तो पूरे लाइफ टाइम के लिए ये कोर्स आपके पास रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो। 199 के साथ पूरे लाइफ टाइम के लिए ये कोर्स आपका हो सकता है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करिए और लॉगिन वगैरह करके पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाकर के आप इस बैच को अभी के अभी जाकर के 199 के साथ पूरे लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कराना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, तीनों को आप अच्छे से पढ़िए और तब बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमेशा यहाँ तक जरूर पढ़ा करिए। उसमें कभी कभी पूछा कौन सा कथन सही है, कभी कभी रहता है गलत है, तो ध्यान देना होता है। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कौन गलत है। तो पहला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या ये सही है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बिल्कुल ये सही है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है, कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कांस्य निर्माण की तकनीक की जानकारी थी। कांस्य निर्माण की तकनीक की जानकारी थी, ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा वासियों ने अपने औजार और उपकरण के निर्माण के लिए सर्वाधिक तांबे का प्रयोग किया था, ना कि कांसे का। देखिए, उनको जानकारी भी थी इस चीज़ की, कांस्य युगीन सभ्यता भी थी, लेकिन उन्होंने अपने उपकरण और औजारों को ज़्यादातर तांबे से निर्मित किया था। और उस वक्त खोजा गया जो कि सबसे पहला धातु भी तांबा ही था, तो तांबे का प्रयोग इन्होंने सर्वाधिक किया था, ना कि कांसे का। तो ये पॉइंट भी सही है। तो गलत हमें बताना था, कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे, तो डी को टिक कर सकते हैं कि कोई भी कथन गलत नहीं है। अब चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा वासियों ने ही सर्वप्रथम कांस्य निर्माण की तकनीक की जानकारी प्राप्त की थी। हालांकि यह ज्ञातव्य है कि कांस्य युगीन सभ्यता होने के बावजूद भी हड़प्पा वासियों ने अपने औजार और उपकरणों के निर्माण के लिए सर्वाधिक तांबे का प्रयोग किया था, ना कि कांसे का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति राज्य में खोजे गए हैं, इसके सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है? मतलब कि हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक जो स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं, ये प्रश्न बनेगा सही तरीके से। तो सर्वाधिक जो स्थल है वो गुजरात में देखने को मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3 पे नज़र डालते हैं। निम्न कथन पर विचार करिए। 2 पॉइंट है, दोनों को पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही है, उपरोक्त में कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो, जिसको हम लोग मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं, तो ये पॉइंट सही है। और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए क्वेश्चन 2 तरह से यहाँ पे पूछा जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, अगर भारत में बात करें तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो कि राखी गढ़ी था। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट सही है। क्वेश्चंस कभी कभी घुमा करके सिर्फ सिंगल फॉर्मेट में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल था, तो वहाँ पे दोनों ऑप्शंस रहेंगे, मोहनजोदड़ो और राखी गढ़ी। तो भारत में पूछा जा रहा है इसलिए हम राखी गढ़ी को टिक करेंगे, राइट। चलिए, यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है, राइट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़िए समझिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जिसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यह स्थल जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर प्राप्त हुआ है। यहाँ से 3 प्रश्न बनेगा। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, जिला भी याद रखिए, सिंधु नदी के किनारे।
राइट, किनारे पर प्राप्त हुआ है। यह नगर लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो यानी अर्थात इसका मृतकों का टीला होता है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने किया था। ये याद रखिएगा, 1963 में सूरजभान ने किया था। यह स्थल हरियाणा के घग्गर नदी के पास स्थित है। घग्गर नदी के पास। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है या फिर किस नदी के पास में स्थित है, तो घग्गर नदी के पास स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो ये रहा इससे जुड़ी कुछ एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का सही मिलान क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी स्थल थे उनका सही मिलान क्या है? जैसे कि सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल जो है वो आपका सुतकांगडोर हो गया, सही है। सर्वाधिक पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, ये भी सही है। सर्वाधिक उत्तरी स्थल मादा हो जाता है और सर्वाधिक दक्षिणी पूरा स्थल दाइमाबाद हो जाता है। यानी सभी के सभी बिल्कुल सही मिलान किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1 2 3 4 सभी सही है। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? तो यहाँ पे देखिए, लोथल और सुतकोंगता दोनों था, तो यहाँ पे हम डी को टिक कर सकते हैं। लोथल और सुतकोंगता ऑप्शन डी, जो कि दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है? नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, तो ये नर्तकी कांस्य मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो ऑप्शन डी बनेगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करिए। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, तीनों को पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा कथन सही है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, भाव चित्रात्मक थी, ये बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण सभ्यता, तो ये पॉइंट गलत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो ये पॉइंट गलत है। सिंधु घाटी के कई नगरों में मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए, तो मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, तो ये पॉइंट तो वैसे भी गलत हो जाता है। तो कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक सही है, केवल और केवल एक। मंदिर वाला चीज़ जो है वो याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ये घुमा करके पूछा था कि मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले या फिर मंदिर के अवशेष कई स्थल से प्राप्त हुए, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नहीं मिला है, मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, राइट से लेफ्ट की ओर। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तब पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी जो है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के नगर काफ़ी उन्नत अवस्था में थे। सैंधव संस्कृति में अभी तक कहीं से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, तो यही मैंने आपको बताना चाहा कि कहीं भी मंदिर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से भारी मात्रा में मिट्टी की मूर्तियों में से एक स्त्री मृड मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मान करके इसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष प्राप्त होने की यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग सूर्योपासना भी करते थे। पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड जो होता है, कुब्बड़ वाला सांड जो कि सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय माना जाता था, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट है, बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्यान से पढ़िए सभी पॉइंट्स को और बताइए कि गलत क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहला पॉइंट है कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था, सही है। मौर्यातर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, ये भी सही है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में देखने को मिलता है, ये भी सही। तो तीनों सही हो गया, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी गलत होगा, लेकिन है या नहीं वो भी देखते हैं। महावीर की मृत्यु 83 वर्ष की आयु में पावापुरी राजगीर में हुई थी, तो ये पॉइंट थोड़ा सा गलत है। देखिए मैं आपको बता दूं कि पावापुरी में हुआ, राजगीर में हुआ, ये सही है, लेकिन 83 वर्ष की आयु जो है कह रहा है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि 72 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई।
72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पॉइंट हमारा गलत होगा, इसलिए हम डी को टिक करेंगे, जो कि सही नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो ध्यान दीजिएगा, महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे वो हम यहाँ पे कह सकते हैं इनके जो दामाद थे जमाली। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी। अगला प्रश्न है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को भी कहा जाता है, तो जैन साहित्य को हम लोग आगम के नाम से जानते हैं। आगम, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भारत में अवस्थित है? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भारत में अवस्थित है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कह सकते हैं भारत में अवस्थित है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन हड़प्पाई बस्ती अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पाई बस्ती जो है अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। तो अफगानिस्तान से हम कह सकते हैं मुंडीगाक। मुंडीगाक जो है वो अफगानिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। भारतीय प्रागैतिहासिक के पिता निम्न में से किसे माना जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता निम्न में से किसे माना जाता है? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि रॉबर्ट जो ब्रूस है, इनको भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता माना जाता है। रॉबर्ट ब्रूस एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। इन्हें भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। वैसे इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत के पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे सही आंसर हमारा निकल के आता है रॉबर्ट ब्रूस। अगला है कि निम्नलिखित में से किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, एकदम वीवीआई प्रश्न है कि चालकोलिथिक युग के रूप में हम लोग जानते हैं ताम्र पाषाण युग। ठीक है, ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन बी। अगला है कि सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान से देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है। आराम से वीडियो को रोक करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहला पॉइंट है कि भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। सही बात। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। ये भी सही है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी गलत होगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलता है वो बुर्जहोम से। ये गलत है, बुर्जहोम से नहीं, नर्मदा घाटी से मिलता है। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है, नर्मदा घाटी से, ऑप्शन डी होगा। सिंधु सभ्यता का एकमात्र जहाँ से वक्राकार ईंटें पुरास्थल मिली है, यानी एकमात्र पुरास्थल जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है, वो कौन सा स्थल है? तो ऑप्शन बी होगा, चंदहुदड़ो। ठीक है, चंदहुदड़ो, यहाँ पे बी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि चंदहुदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चंदहुदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ से एक मिट्टी की मुद्रा पर 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन, एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान, मिट्टी के मोर की आकृति एवं वक्राकार मुद्रा की छाप पर 2 नग्न नारियां जो हाथ में एक ध्वज कपड़े हैं तथा ध्वजों के बीच में पीपल की पत्तियां निकलती हैं, नकली हैं, ये प्राप्त हुई हैं। ये सभी के सभी जो यहाँ मैंने आपको बताया, ये सब कहाँ से? तो चंदहुदड़ो से प्राप्त हुए। तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ज़्यादातर जो है पूछा जाता है कि ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजे का निशान कहाँ से मिला है? तो चंदहुदड़ो से मिला है। नेक्स्ट आता है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इसका निर्माण किसके द्वारा? क्योंकि इसका निर्माण देवताओं के द्वारा हुआ है। इसका निर्माण देवताओं के द्वारा हुआ है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है। मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर जैमिनी। ठीक है, जैमिनी करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध, किस तट पर लड़ा गया था? तो किस तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध जो है वो परुषड़ी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, परुषड़ी। वैदिक सभ्यता में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? वैदिक सभ्यता में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को किस नाम से जानते थे? उन्हें हम लोग पड़ी कहते थे, पड़ी, ऑप्शन सी, पड़ी। अगला प्रश्न,
सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा पुरास्थल है जहां से प्राप्त मृत भांड पर चित्र उकेरा गया है जिस पर कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण है? कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन ए लोथल। सिंधु सभ्यता का वह नगर जो अन्य नगरों के विपरीत, यह नगर दो भागों में गढ़ी और आवास क्षेत्र में विभाजित था। सिंधु सभ्यता का वह नगर जो अन्य नगरों के विपरीत, यह नगर दो भागों गढ़ी और आवास क्षेत्र में विभाजित था, वह कौन सा है? तो वह आपका होगा सुतकोटता। ठीक है, सुतकोटता ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता के पुरास्थल धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुजरात पे पड़ता है धौलावीरा, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ इसका होता है सफ़ेद कुआं। ठीक है, सफ़ेद कुआं ऑप्शन बी, सफ़ेद कुआं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताइए। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो देखिए 4 पॉइंट दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सत्य होगा। तो पहला पॉइंट है कि प्रत्येक आवास के बीच एक आंगन होता था, ये सही है। व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नत अवस्था में थी, ये भी सही है। समाधान की 3 पद्धति मिलती है, यानी जो शव को दफन करने हैं समाधान की 3 पद्धतियाँ मिलती हैं, ये भी सही है। धातु से प्राप्त एक भी मूर्तियाँ नहीं मिली है, ये पॉइंट गलत हो जाता है। मूर्तियाँ मिली हैं, तो यहाँ पे 3 सही है, 1 2 3 बिल्कुल सही होगा। चलिए इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ते हैं, समझते हैं। सिंधु सभ्यता से समाधान 3 प्रकार के होते थे। समाधान पूर्ण, आंशिक और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण में संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में पशु पक्षियों के खाने के बाद अवशेष को भूमि में दफन किया जाता था। दाह संस्कार में शव को पूर्ण रूप से जलाकर उसकी भस्म को भूमि में गाड़ा जाता था। यानी 3 तरह की विधियां हमें देखने को मिलता है। समाधान की 3 प्रकार की विधियां होती हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, धातु की बनी मूर्तियां मोहनजोदड़ो, लोथल, चंद्रहूदड़ो एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चंस में था कि नहीं मिला है, जबकि मिला है। मोहनजोदड़ो से भी, लोथल से भी, चंद्रहूदड़ो और कालीबंगन से भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखा था। तो आई होप कि समझ में आपको ये क्वेश्चंस आ गए होंगे। अगला प्रश्न कि सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किसको दिया जाता है? सबसे पहले कपास पैदा करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो ये जो श्रेय है वो दिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। इसलिए यूनानी साहित्य में कपास को सिंडोन, अर्थात जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई है, नाम दिया गया। यानी सिंडोन का अर्थ क्या होता है? जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई है। ये नाम यूनानी साहित्य में कपास के लिए यूज होता है, सिंडोन कपास के लिए। अगला प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल धौलावीरा के संबंध में सही कथन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। धौलावीरा के संबंध में क्या गलत है? यहाँ से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, ये बिल्कुल सही है। यह नगर 3 भागों में विभाजित था, ये भी सही है, 3 भागों में विभाजित था। यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला, ये तो सबसे ज़्यादा पूछा था, ये सही है कि उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था कहाँ से मिला? तो धौलावीरा से। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों के तीनों सही है, उपरोक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत है। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं गलत नहीं है। अगला प्रश्न कि वह सैंधवकालीन पुरास्थल जहाँ से द्विस्व संस्कार के साक्ष्य मिला, द्विस्व संस्कार के साक्ष्य मिला है। तो लोथल और कालीबंगन से, लोथल और कालीबंगन से। सिंधु सभ्यता के पुरास्थल लोथल और कालीबंगन से द्विस्व संस्कार यानी डबल बॉरियल का प्रमाण मिला है। लोथल का अधिकांश कब्रों में कंकाल के सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर हुआ करते थे। अगला प्रश्न कि सैंधवकालीन नदियों के संदर्भ में उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम के मिलान में कौन गलत है? तो बताइए कि यहाँ पे कौन गलत है। तो देखिए, अस्किनी चिनाब को कहते थे, परुषणी रावी को, विपाशा व्यास को, और सदानीरा जो है वो गंडक को कहा जाता था। गंडक को कहा था, सतलज को सतुद्री कहते थे। तो ये पॉइंट गलत हो जाता है, यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो ध्यान से देखिए कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो राइट आंसर होगा 1/6 यानी 6ठा भाग हुआ करता है, बताया गया। कौन सा कथन सही है?
दोनों कथन को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। वैदिक काल में समाज का विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। व्यवसाय पर आधारित था, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही है कि वैदिक काल में समाज का विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। यानी उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण था व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर होने लगा। यानी जो भी जिस वर्ण में जन्म लेगा, बस उस मतलब जिसके घर में जन्म लेगा वो उसी की तरह माना जाएगा कि वो उसका पेशा वही है, उसका वर्ण वही है। व्यवसाय उसके आधार पर, व्यवसाय की बजाय जो कि आपका वर्ण ही उसका होने लगा उसी के आधार पर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दोनों के दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही होगा, राइट। नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की लिपि भाव चित्रात्मक है तथा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि भाव या फिर वस्तु का सूचक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर तथा पुनः बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को क्या कहा गया? इस पद्धति को बोस्ट्रोफेदन कहा गया। बोस्ट्रोफेदन ऑप्शन ए होगा सही आंसर, बोस्ट्रोफेदन, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लीजिए कि हड़प्पा संस्कृति की लिपि भावचित्रात्मक तथा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि भाव या फिर वस्तु का सूचक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर तथा पुनः बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। यह पद्धति बोस्ट्रोफेदन अथवा गोमूत्रिका या फिर हलावंत शैली कहा जाता था, ठीक है। ज्ञातव्य है कि अशोक के योरगागुड़ी यानी कि कुर्जल आंध्र प्रदेश से प्राप्त शिलालेख में इसी शैली का प्रयोग हुआ है। हड़प्पाई लिपि मेसोपोटामिया के किलाक्षर एवं मिस्र के हायरोग्लिफिक लिपि की भांति अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1863 ईस्वी में मिला। स्पष्टतः यह 1923 तक प्रकाश में आई। अगला प्रश्न है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? तो न्याय दर्शन को प्रचारित चार्वाक ने। चार्वाक ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। उत्तर वैदिक काल में निष्क तथा शतमान क्या होते थे? शतमान किसके लिए जाने जाते थे? निष्क और शतमान। निष्क और शतमान जो है वो मुद्राओं के लिए जाने जाते थे उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है, ऑप्शन ए। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक की राजधानी क्या थी? तो देखिए इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक की राजधानी क्या थी? जैसे 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 जनपद, और भगवती सूत्र की बात करें, भगवती सूत्र इसमें आपको जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग 16 जनपदों में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा जनपद जो अस्मक है ये आपका दक्षिण भारत में स्थित था, ठीक है, जिसकी राजधानी पोटली हुआ करती थी और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आपको 250 जो MCQ मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, इसका ये सेकेंड पार्ट हमने कंप्लीट किया और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और रही बात इसकी PDF की, तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट का PDF अपने एप्लीकेशन पर फ्री PDF वाला जो सेक्शन है उसमें मैंने डाल दिया है एंसेंट हिस्ट्री के फोल्डर बनाकर। इसका सेकेंड जो पार्ट है ये वाला, इसका भी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, देर बिल्कुल नहीं करना है, डाउनलोड कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया 199 के साथ अगर आप APSC वाला कोर्स ज्वाइन करते हैं तो पूरे लाइफ टाइम के लिए वो आपका फ्री होगा, ठीक है। अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए फ्री होगा। ऑफर बहुत सीमित समय के लिए, तो जल्द से जल्द जा करके ज्वाइन कर लीजिए। तो वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।